संसद के बाहर केरल के सांसदों के साथ प्रियंका गांधी का प्रदर्शन। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी दरअसल वायनाड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रही हैं, जो वहां पर हाल ही में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी की तरफ से स्पेशल पैकेज की मांग और जस्टिस की मांग की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने, वायनाड में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से मांग की जा रही है और साथ साथ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा केरल के बाकी कई विपक्षी सांसद हैं जो कि इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं। डिमांड की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो राशि देनी चाहिए वो दीजिए। जो पूरा जो कैलकुलेशन है, जो वहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो तकरीबन 2000 करोड़ का नुकसान है। लेकिन वो सरकार पे के ऊपर निर्भर है कि कितना करना चाहती है। लेकिन कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल मौजूद रहे, सलामी ली है। देश को मिले हैं 491 युवा अधिकारी। मित्र देशों के 35 कैडेट्स भी पास आउट परेड में शामिल हुए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आईएमए की, जहां पर पासिंग आउट परेड की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड, भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह मौजूद रहे। फ्लाइट कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इससे पहले देहरादून की हमने आपको आईएमए की तस्वीरें दिखाई पासिंग आउट परेड की, और अब तेलंगाना की आपके सामने तस्वीरें जहां पर एयरफोर्स की ये पासिंग आउट परेड है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एपी सिंह इस दौरान मौजूद रहे। फ्लाइट कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें, तो एक तरफ आपके सामने देहरादून से तस्वीरें जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड और 491 ऑफिसर्स मिले हैं देश को, और तेलंगाना में इंडियन एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की एक तस्वीर आपके सामने। लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन है। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं लोकसभा। तो रह गए थे 299 मेंबर्स, और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान के किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहाँ अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं। और जो हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफ़ेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण, वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ। उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है वो है मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो उस संविधान का प्रेरणा कहाँ से मिला वो भी हमको
नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक जब लोकतंत्र के बारे में बात करते करते उन्होंने कई बातें कही। एक कोट मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, द इंस्टीट्यूशन where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes, Lord Buddha got this inspiration from the political systems of that time. उन्होंने मॉन्क का यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया। और सर बाबा साहब ने जब अपना संविधान का रचना का ड्राफ्ट करने का शुरू किया, उसमें कई कोट्स है। मैं कुछ देर में कुछ कोट्स को आपके सामने में पेश करना चाहूँगा। फिलहाल सर कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा। और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है, जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है, क्योंकि मैं सांसद बनने के बाद ही गाड़ी का रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारा प्रदेश में कई गांव में 7-7, 8-8 दिन हम लोग पैदल चलते थे। और जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या क्या चीज और उसके सोच मन में था जो नहीं कर पाए, और उसने अपना कार्य पूरा करने से पहले क्या क्या चीज उन्होंने आरंभ किया। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इतने कम समय में कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, और उसके पत्र में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो भी मैं कुछ देर में मैं जिक्र करूँगा। अभी मैं सबसे पहले इस बात से मैं शुरू करूँगा कि आप हो या हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में
दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, इसमें पार्टी उस पार्टी इस पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसमें बाकी का तो छोड़ दीजिए, मैं एक दो जो आर्टिकल का स्पिरिट को, मैं जिस स्पिरिट को जिक्र किया था सबसे पहले, उसको यह अंगीकृत किया गया था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भारतीय को, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई सवाल नहीं, हर एक भारतीय को बराबर का दर्जा देने का सबसे पहले आर्टिकल 15 में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में सबको बराबरी का मौका देने का, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इसका भी वहां मेंशन किया गया है। फिर माइनॉरिटी का हम लोग बात करते हैं। मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं और आर्टिकल 25 में बाकी सब हिंदू हो या कोई भी, हमारे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू को मिला के 7 है, सबको अपना धर्म मानने का, प्रैक्टिस करने का और दूसरा को बताने का आज़ादी संविधान ने दिया गया है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रावधान दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया है माइनॉरिटीज के लिए, मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए, उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955। बात भारत के 4 नए ब्रह्मास्त्र LAC से LOC तक दीवार की। जो राफर ऑल टेरन व्हीकल, नई K9 वज्र तोपे और सुखोई 30 MKI के अलावा भी कई नए हथियार भारतीय सेना को नई शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। और इन्हीं में से एक है बाज। कैसी है बाज की शक्ति और बाज कैसे सरहद पार से आने वाले आतंकियों के लिए काल बन जाएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस यूक्रेन की जंग हो या इसराइल हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई, बीते कुछ सालों में आपने ड्रोन से गिरते बम और उनसे हुई तबाही के कई वीडियो देखे होंगे। ये ड्रोन बेहद महंगे होते हैं और बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भारतीय सेना को एक ऐसे ड्रोन की जरूरत थी जो कश्मीर घाटी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर सटीक हमले में ढेर कर सके। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला ऐसा अटैक ड्रोन बनाया है जिसमें रॉकेट लॉन्चर फिट है। ये पहला एक तरह का ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के टैंक या बंकर बस्टिंग या किसी लॉजिस्टिक हब को डिस्ट्रॉय करने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम किसी भी तरह का ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर मोटार बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव्स किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर है पायलटेड मोड में और 10 किलोमीटर ऑटोनोमस मोड में, और 80 किलोग्राम तक का वजन ये प्लेन्स में उठा सकता है। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर भी 45 kgs तक वजन ये उठा के जा सकता है। अटैकिंग ड्रोन बाज को भारतीय सेना ने विकसित किया है। ये पहला ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है।
और दुश्मन के टैंक, बंकर, लॉजिस्टिक हब को भी खत्म कर सकता है। पायलट मोड में इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और ऑटोनॉमस मोड में ये 10 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। मैदानी इलाकों में भारतीय सेना का बनाया बाज ड्रोन 80 किलो तक वजन उठा सकता है। ऊंचे पहाड़ों की टफ टेरेन में भी ये 45 किलो तक वजन उठाकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय सेना का बाज दुनिया का इकलौता ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें ऑटोमेटिक राइफल से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक लगाया जा सकता है और घने जंगलों या दुर्गम इलाकों में ड्रोन उड़ाकर बाज की नजर से न सिर्फ दुश्मन और घुसपैठिया आतंकियों को ढूंढा जा सकता है, बल्कि कैमरे की मदद से टारगेट लॉक करके रिमोट कंट्रोल से उन्हें वहीं ढेर किया जा सकता है। ये वही रॉकेट लॉन्चर है जो अभी तक हम शोल्डर पे रख के फायर करते आ रहे थे। अभी हमने उसको एक ड्रोन पे लगा दिया है, जिससे कि अब हम उसे एक हाइट पे ले जाके और हर किस्म के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे AK-47 या LMG इस राइफल्स भी फायर कर सकता है, मोटार बॉम्ब्स को ड्रॉप कर सकता है, ID एक्सप्लोजिव्स को भी ड्रॉप कर सकता है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों और घुसपैठियों पर कहर बनकर टूटने वाले बाज अटैक ड्रोन के अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। भारतीय सेना के नए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक। नाविक GPS को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर विकसित किया है। नाविक पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक। इस सिस्टम में भारत के 7 उपग्रह और व्यापक जमीनी नेटवर्क शामिल है। नाविक GPS भारतीय सेनाओं को बॉर्डर और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे में हो रही हलचल की सटीक जानकारी देगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमें GPS मिले या नहीं मिले, हमारा नेविगेशन सिस्टम, पोजीशन सिस्टम चलता रहेगा। ये हमारा फेज़ 1 है। इससे फेज़ 2 में अगर कोई भी GNSS नहीं है, उस दौरान भी हम सिस्टम चला सकेंगे, ताकि हमारी जो ऑपरेशंस है या जो भी पोजीशनिंग और नेविगेशन सिस्टम है वो फेल नहीं हो। इसमें और एक एडेड एडवांटेज हमें ये मिल रहा है कि क्योंकि ये डिफरेंट GNSS सिस्टम जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड पे काम करते हैं, तो एक फ्रिक्वेंसी बैंड अगर जाम किया जाए तो दूसरे फ्रिक्वेंसी बैंड में हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी इसमें इनबिल्ड हो जाती है। नाविक GPS की बड़ी खासियत यह है कि ये न सिर्फ दुश्मन और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकियों की सटीक लोकेशन बता सकता है, बल्कि दुश्मन को भारतीय सेना की लोकेशन के बारे में भ्रमित भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बात करते हैं ईरान की उस बारूदी तैयारी की जो युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकता है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से मुकाबले के लिए भी ईरान ने तैयारी कर ली है। ईरान ने खुद को अभेद बनाने के लिए ऐसे नए ड्रोन का आविष्कार किया है जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि खामनेई के ये पावरफुल ड्रोन अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिससे बाइडेन प्रशासन में खलबली मच गई है। न फाइटर जेट, वॉर जोन में अब ड्रोन बन गया है गेम चेंजर हथियार। ड्रोन मौजूदा समय में एक ऐसा हथियार है जो किसी भी जंग का रुख पलटने का मादा रखता है। ड्रोन एक ऐसा विध्वंसक है जो दुश्मन पर अटैक के साथ साथ जासूसी और निगरानी में भी माहिर है। दुनिया में कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई है। युद्ध में पारंपरिक हथियारों की जगह ड्रोन बहुत बड़ा हथियार साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन पिछले करीब 3 सालों से जंग में ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग में ड्रोन हमलों को सबसे ज्यादा देखा गया है। दुनिया के तमाम पावरफुल देश घातक ड्रोन बनाने और उसे खरीदने की होड़ में शामिल है, लेकिन इस रेस में एक ऐसा मुल्क बहुत तेजी से ड्रोन पावर पर काम कर रहा है जिसकी पश्चिमी देशों से बिल्कुल नहीं बनती। वो देश है ईरान। जंग के बीच ईरान काफी समय से अपनी ड्रोन शक्ति को मजबूत कर रहा है।
तो क्या ईरान जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की IRGC का दावा है कि ईरान एक बेहद घातक ड्रोन बना रहा है जो युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन साबित होगा। जंग के मैदान में अब ईरान स्टिल्थ जेट पावर से लैस अपना एक बेहद घातक ड्रोन कहर 313 ला रहा है। इसकी झलक भी दुनिया को ईरान ने दिखा दी है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान के इस नए ड्रोन का जंगी ट्रायल चल रहा है। यह एक कॉम्बैट स्टिल्थ जेट पावर ड्रोन है जिसका फ्लाइट टेस्ट करके ईरान ने अपने विध्वंसक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान अभी अपने नए ड्रोन के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ड्रोन भी ईरान के शाहेद 136, अबाबील, अरश 2, फोथरोस, मिराज, मोहाजेर 10 और कमांड 22 ड्रोन की तरह ही होगा। दुनिया ने तमाम सैंक्शन लगाई ईरान के ऊपर, आइसोलेट किया हुआ, अकेला किया हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो और ड्रोन का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया में एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें उनसे ड्रोन ले रही हैं। ईरान जिस तरह से अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ा रहा है वो अमेरिका के लिए भी चिंता पैदा करने वाला है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क के आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे, लेकिन पेंटागन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये किसी दूसरे देश के ड्रोन नहीं थे। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इसकी अभी जांच कर रही हैं। पहले अमेरिका ने कई बार ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी भी दी है, जो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें, 1 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। तब यह कहा गया था कि नेतन्याहू के आवास को टारगेट बनाकर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था। माना जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से खतरनाक ड्रोन, मिसाइल और अन्य विध्वंसक हथियार मिलते रहे। उन्हीं हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह इजराइल से बारूदी टकराव ले रहा है और उस पर हमले कर रहा है। की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम लागत वाले और बेहद ताकतवर होते हैं। ईरानी रणनीतिकारों का सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि कम लागत में कैसे ज्यादा से ज्यादा असर डाला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान महज $20,000 में ड्रोन बना लेता है, लेकिन कम लागत वाले ड्रोन का काउंटर करने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्रोन की तुलना में काफी महंगा साबित होता है। ईरान के पास ऐसे कई ड्रोन हैं जो अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया ने देखा है कि ईरान के शाहेद ड्रोन ने यूक्रेन जंग में काफी विध्वंस मचाया है। ईरान के पास शाहेद 136 नामक अपग्रेडेड वर्जन भी है। शाहेद 136 को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इसमें 66 और 110 पाउंड के वजन वाले हथियार उठाने की क्षमता है और अधिकतम रेंज 1000 से 1600 मील के बीच है। शाहेद 136 ड्रोन तेज गति का ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराता रहता है और तभी हमला करता है जब कोई टारगेट पर नजर आता है। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ईरान का इतना घातक ड्रोन जिसने कीव को दहलाया, जिसने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया, अब अपने ऐसे ही घातक ड्रोन को ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में इस्तेमाल करेगा। ईरान के ड्रोन इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले यूक्रेन वॉर, उसके बाद गाजा युद्ध। दोनों जंग में ईरानी ड्रोन्स की पावर ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया गुटों को अपना अबाबील 2 ड्रोन भी दे रखा है। ईरान के प्रॉक्सी गुट इस ड्रोन का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। अबाबील 2 ड्रोन को ईरान ने अबाबील पक्षी की तरह ही तेज बनाया है। अबाबील 2 ड्रोन का वजन 27 किलोग्राम है
टेक ऑफ वजन 82 से 127 किलोग्राम है। ये 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज भी 120 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे विशेष रूप से निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील ड्रोन की तरह ही 2010 में लॉन्च किए गए करार स्ट्राइकर ड्रोन पर भी ईरान को बहुत नाज है। ईरान अपने करार ड्रोन को बड़े पैमाने पर ईरान की वायु रक्षा के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता है। तकनीकी विकास खास तौर पर चीन की मदद से किया है। ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत कर रहा है और खास तौर से इजराइल के खिलाफ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किए गए हमलों में किया जाता रहा है। इनके अलावा ईरान समर्थित गुटों ने पिछले दिनों इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए थे। ईरान 80 के दशक से ही घातक ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है। दशकों से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया है। मिडिल ईस्ट का जो माहौल है, एक तरफ इजराइल, सामने उसके हमास, हिजबुल्ला, हूथी, सीरिया, ईरान। इजराइल ने एक एक करके हमास को खत्म किया, हिजबुल्ला को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में तख्ता पलट हो गया, लेकिन ईरान अभी बाकी है। जो जिसको कहते हैं ऑक्टोपस का हेड, वो अभी बाकी है। और ईरान जिस प्रकार से ड्रोन की ताकत को डेवलप कर रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा इजराइल को रहता है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उधर इजराइल भी ईरान के लिए अपने तल्ख तेवर लगातार दिखा रहा है, लेकिन ईरान जिस तरह से अपने बारूदी ड्रोन मिशन के लिए काम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको बता दें, अल्लू अर्जुन से मिलने पहुंचे हैं कई एक्टर। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती ने मुलाकात की है अल्लू अर्जुन से। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उनके घर पर यह मुलाकात की गई है। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार भी मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। तो जुबली हिल्स में जहां पर अल्लू अर्जुन का घर है, वहां पर मुलाकात करने के लिए साउथ के कई जो एक्टर्स हैं, अभिनेता और डायरेक्टर्स हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अल्लू अर्जुन की रिहाई के बाद जेल से अल्लू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। जांच में सहयोग करूंगा, ये अल्लू अर्जुन ने कहा। मैं कानून का सम्मान करता हूं। आज जब मीडिया से बात की है जेल से रिहा होने के बाद, तब यह अल्लू अर्जुन की तरफ से बयान दिया गया। अब आपको सुनाते हैं रिहाई के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप। I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. तो संध्या थिएटर में जिस तरह से भगदड़े महिला की मौत हो गई, इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया अल्लू अर्जुन ने, जो आपने सुना। और अब जिस तरह से अभिनेता अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल अब भी बरकरार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इंतजाम में कमी रह गई, पुलिस या फिर थिएटर? तो सवाल यह भी उठता है कि भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के बीच उठे सवाल की पूरी पड़ताल आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो संध्या थिएटर की तरफ से एक लेटर को जारी किया गया है। इस लेटर के जरिए घटना से 2 दिन पहले पुलिस बंदोबस्त की मांग की गई थी। पुलिस को सुरक्षा के लिए दिए गए आवेदन में लिखा गया कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में अल्लू अर्जुन आएंगे और उनके साथ पूरी स्टारकास्ट भी वहां पर आएगी। आवेदन में यह भी लिखा गया कि स्क्रीनिंग में हीरो, हीरोइन, वीआईपीज और फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट आ रही है। ऐसे में भारी भीड़ यहां पर होगी। इसी आधार पर पुलिस से सुरक्षा इंतजाम की मांग की गई थी। तो संध्या थिएटर के लेटर के बाद अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक प्रेस नोट को जारी करते हुए अपनी तरफ से सफाई भी पेश की है।
कुछ हस्तियों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अनुरोध आते रहते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए बहुत सारे अनुरोध आते हैं। सभी बंदोबस्त देना पुलिस के सीमित संसाधनों से परे है। जिन मामलों में भारी भीड़ की उम्मीद होती है या कुछ लोकप्रिय शख्सियतों का दौरा होता है तो आयोजक व्यक्तिगत रूप से पुलिस ऑफिस आते हैं और संबंधित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के आधार पर पुलिस बंदोबस्त करती है। तो पुलिस की तरफ से संध्या थिएटर के लेटर में कुछ सवाल भी खड़े किए गए हैं। क्या है वो सवाल, वो आप देखिए। पहला, थिएटर ने सिर्फ चिट्ठी लिखने की औपचारिकता को पूरा किया। दूसरा बड़ा सवाल, थिएटर को पता था कि भारी भीड़ यहां पर होगी, जमावड़ा लगेगा लोगों का, तो पुलिस को दोबारा से सूचित आखिर क्यों नहीं किया गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अभिनेता अल्लू अर्जुन अंतरिम जमानत के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है। अपने उस दोष को हटाने के लिए तेलंगाना प्रशासन इस तरह के प्रचार स्टंट कर रहा है। तेलंगाना सरकार को लगातार फिल्मी हस्तियों पर हमला करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन इंतजाम करने वालों को दंडित करना चाहिए। और वहीं अल्लू अर्जुन पूरे मामले पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्या है, यह आप जरा देखिए। एक एक करके तमाम सवालों को आपके सामने रखते हैं। पहला बड़ा सवाल, संध्या थिएटर की तरफ से 2 दिन पहले पुलिस को जानकारी पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि संध्या थिएटर का दावा है कि बाकायदा चिट्ठी लिखी गई 4 तारीख से 2 दिन पहले। पुलिस ने चिट्ठी रिसीव की, एसीपी ऑफिस की मुहर भी लगी, तो आखिर एक्शन क्यों लिया गया? यह अपने आप में एक सवाल है। थिएटर की तीसरा बड़ा सवाल क्या है, थिएटर की तरफ से भारी भीड़ होने की जानकारी, तो बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किए गए थे? कैसे वहां पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया? चौथा बड़ा सवाल, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और अन्य स्टार कास्ट के आने की पूर्व सूचना थी, यानी कि पहले से खबर दी गई थी, लेकिन इस पर बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पांचवा बड़ा सवाल, तेलंगाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया? तो यह पुलिस को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। रेलवे ने यात्रियों की महाकुंभ यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। महाकुंभ के लिए इस बार करीब 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं मिलने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ पर रेलवे की बड़ी तैयारियां क्या है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल शहर में महाकुंभ के लिए 9 रेलवे स्टेशंस को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। कुल 13,000 ट्रेन प्रयागराज महाकुंभ के लिए होंगी। करीब 2,000 कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। करीब 26,000 आरपीएफ जवान भी रेल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। महाकुंभ के दौरान ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो सके, इसके लिए डबल लाइन बिछाई गई है। टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ के लिए जो लोग आएंगे उसमें एक बड़ा सेक्शन झूसी से आगे का पड़ता है और इस पूरे इलाके को डबल लाइन में तब्दील किया गया है। हमारे सामने जो आपको तस्वीर दिखना जा रही है, ये पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी, ये सिंगल लाइन से अब डबल लाइन हो गई है। तो डबल लाइन होने की वजह से यहाँ पे एक सुविधा ये हो गई है कि कम से कम ट्रेनों के आवागमन और एक तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब ट्रेनें आ सकती है और जा सकती है। तो जो सबसे बड़ा काम किया गया है वो ये किया गया है कि बनारस से लेकर प्रयागराज तक का जो सेक्शन है, जिस सेक्शन पे ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, हम एक परख करके एक ट्रेन है जो ट्रेलिंग व्हीकल है उसमें हम जा रहे हैं। और उस व्हीकल में आप देखिए ये सामने में आपको गंगा पे एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये वो ब्रिज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, ये झूसी पर का ब्रिज है। और इस ब्रिज की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से एक तरीके से यहाँ से लोगों के आना जाना ये काफ़ी जो है आसान हो जा रहा है। और ख़ास करके रेलवे के लिहाज से अगर हम देखें तो इस झूसी ब्रिज की बात करें तो ये झूसी ब्रिज जो है, ये गंगा का जो ब्रिज है, ये गंगा नदी आपको दिख रहा होगा। ये रेलवे पुंग संख्या 111 है। 1912 में इस पुल का निर्माण हुआ था, उसके बाद इसको रीडेवलप किया गया है और इस रीडेवलप करने के बाद से ये पुल जो है यहाँ पे बनाया गया है। और इस पुल के बनने से एक तरीके से कह सकते हैं कि रेलवे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत हो जा रही है।